तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान। इससे पहले भी एक लेक्चर करवाया था मैंने, लेकिन उसमें प्रॉपर नोट्स के साथ नहीं था, तो इसमें प्रॉपर नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें टू जेड। तो सबसे पहले 18th जो राजस्थान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 2023 में आई थी, जिसको इस रिपोर्ट का नाम था कि ISFR। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट नाम है इसका। राजस्थान हैज रैंक्ड 15th इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। राजस्थान की 15th रैंक आती है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है? जो कि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान का, जो कि रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। द स्टेट हैज रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया लगभग 32,864.62 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 9.60% है टू इट्स जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है, 32,864.62 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना है? 9.60% है टोटल जोग्राफिकल एरिया के। ठीक है। राजस्थान का एरिया कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो इसको जब 32,864 को जब इससे डिवाइड करेंगे, तो ये जो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो परसेंटेज आएगा ये लगभग 9.59 करके कुछ आएगा, जो कि अप्रोक्स बराबर है 9.60% के। इसी चीज की बात हुई है यहाँ पे। चलो अब बात कर लेते हैं। देखो, ये फॉरेस्ट सिनेरियो एक बार देख लेते हैं एट अ ग्लैंस में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देखा भी अभी। टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें, ये है 32,859 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 32,859 स्क्वायर किलोमीटर। 59 नहीं, सॉरी, 69, 869, 69 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये टोटल द फॉरेस्ट कवर है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, कितना है? 4.84%। लेकिन हमें ये वाला याद नहीं रखना, ना ये याद रखना है, ना ट्री कवर याद रखना है। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर भी नहीं पूछेगा। एंड अपने को सिर्फ ये वाली याद रखनी है कि 32,869 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कितना है? 9.60% है। ये वाली चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी जो चीज ध्यान रखनी है वो है कि आपसे पूछेगा कि एक पर्सन, अगर राजस्थान में जो पर कैपिटा जो फॉरेस्ट आ रहा है, एक पर्सन को कितना हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट आ रहा है? तो 0.037 हेक्टेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो 32,869 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये एक पर्सन को अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको राजस्थान की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि एक व्यक्ति के लिए कितना फॉरेस्ट एरिया है। जैसे मान लो ये इतना फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान का, तो इसमें अब जितने भी लोग रह रहे हैं, तो इस एक व्यक्ति के लिए जो कितनी एरिया आ रहा है, तो वो पर कैपिटा से डिवाइड होता है। जिस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं इंडिया की, तो कैसे निकालते हैं? टोटल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाती है पर कैपिटा इनकम। तो उसी तरीके से ये टोटल एरिया है फॉरेस्ट का, इसको राजस्थान की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा आ जाएगा। अब राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क्स कितने हैं? तो 4 हैं। फॉरेस्ट डिविजन्स कितने हैं? 13। ये सब ध्यान नहीं रखने, ये भी नहीं रखना। स्टेट एनिमल पूछेगा तो कौन कौन सा? एक गैजल है और एक कैमल। ठीक है। गैजल गैजल जो है ये वाइल्ड लाइफ कैटेगरी का, और कैमल जो है वो डोमेस्टिक कैटेगरी का। स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। स्टेट ट्री की बात करें प्रोसोपिस, जिसको खेजड़ी बोलते हैं, इसी को कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्लोवर रोहिडा, इसका साइंटिफिक नेम है टेकोमेला उंडुलटा। नेशनल पार्क राजस्थान में है 3, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 26, टाइगर प्रोजेक्ट है 5, रामसर साइट है 2, एक क्योलादियो नेशनल पार्क और एक सांबर लेक। प्रोटेक्टेड एरिया जिनको कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं, कितने? 37। 37। टोटल टेरिटरी डिवीजन ये भी याद नहीं रखना, वाइल्ड लाइफ डिवीजन भी याद नहीं रखना। ये जो मैंने गोल गोल में मार्क किए हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोइडा भी याद रखना।
स्टेट सिंबल्स एंड फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब देख लिया हमने ऑलरेडी कि स्टेट एनिमल है, गैजल भी है और कैमल भी है, जिसमें से कैमल जो है वो डोमेस्टिक कैटेगरी का है, मतलब पालतू, और ये जो है वो ये वाइल्ड लाइफ कैटेगरी का है। इसी गैजल को हम क्या बोलते हैं, चिंकारा भी बोलते हैं। ये क्या है, एक चिंकारा क्या है, एक स्पीसीज है डियर की, हिरण की स्पीसीज है एक, इट इज अ स्पीसीज ऑफ डियर। स्टेट बर्ड की बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट ट्री प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसको बोलते हैं खेजड़ी, इसी को बोलते हैं क्या, कल्प वृक्ष। और नेशनल पार्क है 3, वाइल्ड लाइफ 26, टाइगर प्रोजेक्ट 5, रामसर साइट 2, केवलादियो नेशनल पार्क, सांबर लेक, प्रोटेक्टेड एरिया जो कंजर्वेशन 37, टोटल डायरेक्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ डिवीजन। ठीक है, सब देख चुके। चलो नेक्स्ट, अब देख लेते हैं। देखो राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये रिजर्व का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इनको रिजर्व कर लिया पूरी तरीके से। रिजर्व मतलब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है ये पूरी तरीके से। ठीक है, दिस फॉरेस्ट आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। कंप्लीट बैन है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट की कटाई, फॉरेस्ट की कटाई पे पूरी तरीके से बैन है। और एनिमल का ग्रेजिंग, मतलब जो एनिमल को चराने के लिए लोग ले जाते हैं ना फॉरेस्ट में, वो भी पूरी तरीके से बैन है। ठीक है, सच फॉरेस्ट आर एक्सटेंडेड, ये 37.05% है टोटल फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। अब टोटल फॉरेस्ट कवर अभी अभी देखा था 32,869 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो उसका कितना है, 37.05% है। ठीक है, और इनकी मैक्सिमम सबसे ज्यादा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में पाए जाते हैं। अब इसको याद ऐसे करेंगे, याद करेंगे, देखो रिजर्व्ड है। अब हम जो है जो लोग बीजीएमआई खेलते हैं उनको पता होगा कि भाई उसमें एक यूसी रहती है, यूसी से हम सब कुछ परचेज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे 2 महीने में रॉयल पास आता है ना उसमें, तो हम पहले से क्या करते हैं, यूसी को रिजर्व करके रखते हैं। तो रिजर्व से याद रख लेना यूसीए, यूसीए इसको याद करें। उसे यू से उदयपुर, सी से चित्तौड़गढ़, ए से अलवर। प्रोटेक्टेड की बात करें, प्रोटेक्टेड का मतलब ये है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है इनको। मतलब रिजर्व में तो गवर्नमेंट ने रिजर्व ही कर दिया पूरी तरीके से, लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या है, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट कर रही है। बट अब गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है तो भाई आपको पता है कि 50% प्रोटेक्ट करेगी और 50% इलीगल तरीके से काम चलता ही रहता है। तो इसी तरीके से याद करो इसको कि ये जो है गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन और कैटल फीड जो है अलाउड है। मतलब कि कुछ हद तक हम कटाई कर सकते हैं, कुछ हद तक जानवरों को भी चरा सकते हैं, तो वो सब अलाउड है। और ये जो फॉरेस्ट है ये है 56.43%, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मात्रा में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, कितने हैं, 56.43%। सच फॉरेस्ट आर फाउंड, हाँ ये देख लिया सब। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखो BKU, इसको याद रखो बिकाऊ से। कैसे याद रखेंगे, बिकाऊ से कैसे, देखो प्रोटेक्टेड हैं तो कुछ लिमिटेड लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। लिमिटेड लोग कौन से होंगे, जो घूस देंगे, यानी कि जो घूस देंगे ना, जो बिक चुके ऑलरेडी, मतलब जो ऑफिसर से जो है जिनको अलाउ कर रहे हैं उनको घूस लेके। तो उस तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कुछ सीरियसली मत ले लेना, ये ट्रिक है। तो बिकाऊ जो लोग हैं वही इसमें एंट्री कर पाएंगे, मतलब कि जो बिकाऊ ऑफिसर्स हैं वो करप्टेड लोगों को ही एंट्री मारने देंगे। तो बी से आ जाएगा बीकानेर, के से करौली, यू से उदयपुर। अब बात कर लेते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की। तो इसमें देखो देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है एक तरीके से, ऐसा मान सकते हो। क्या ये एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी है। ओवर वुडिंग, क्रेटिंग एंड ग्रेजिंग इन दिस फॉरेस्ट सब कुछ अलाउड है यहाँ पे। ये है 6.42%। ये परसेंट वाला जरूर याद रखना, और ये मैक्सिमम कितना है ये याद रखना है ना, ये पूछता है एग्जाम में। जैसे आप उदयपुर, 12 और बीकानेर, ये 3 तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कौन से है, सबसे ज्यादा तो है भैया प्रोटेक्टेड, कितने, 56.43% है। ये 12 में 56। और रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये है 32.05%, सॉरी 37.05%। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करें तो ये है 6.42%। और इसमें पूरी तरीके से अलाउड है। आओ और क्या करो, आओ और काटो, जो भी करना है करो। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखो, BG और जे। कैसे याद रखेंगे, BGJ, इसको याद रखो, बा गज,
बाग गज। अब देखो, जब सब लोग आ जा रहे हैं, कोई फॉरेस्ट मन में आ वो पेड़ काट रहा है, कोई आ रहा है वो अपने जानवरों को चरा रहा है, तो ये सब क्या है, मतलब इसको ऐसे याद रखो, बाग गज। अब लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसी चीजों को हथियाने लग जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वाह गज मेरी है, दूसरा कह रहा है वाह गज मेरी है तो मैं नहीं काटूंगा, तीसरा कह रहा है वाह मेरी है मैं जानवर चराऊंगा। तो इसी तरीके से याद करो, बाग गज, बाग गज मेरी है, बाग गज मेरी है, इस तरीके से। तो बी से बीकानेर, जी से गंगानगर और जे से जैसलमेर। यही है। अब देखो, ये जो ऊपर वाला है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है 2024-25 की, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश की गई है। असम गवर्नमेंट रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये है 9.64% टोटल जोग्राफिकल एरिया का। ये सब बता चुका ऑलरेडी। ये वाली चीज वैसे याद रखनी भी नहीं है, ये याद रखना ना, रिजर्व फॉरेस्ट कितने सबसे ज्यादा उदयपुर में है 37.05, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा 12 में है, और 56.43%, और अनक्लासिफाइड बीकानेर में 6.42%। तो ये सब हो गया था। अब बात कर लेते हैं IFSR, ISFR। ठीक है। सबसे पहले तो ISFR की फुल फॉर्म ध्यान रखना। ISFR, ये है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है FSI द्वारा। और ये FSI क्या है, ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये हर 2 साल में, हर 2 साल में क्या करता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है हर स्टेट की। अब और उसी रिपोर्ट का नाम होता है ISFR, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो पंजाब की हो, किसी भी स्टेट की हो, यही पब्लिश करता है। ठीक है। और ये 1987 से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, 1987 से, और हर 2 साल में करता है। ठीक है। और 2000 कौन सी वाली, 2021 में आई थी इसकी 70वीं बाई एनुअल असेसमेंट, इसको रिपोर्ट को बोलते हैं बाई एनुअल असेसमेंट। ठीक है। और 2021 के बाद में जो 2023-24 में जो आई थी ना, वो वाली है इसकी 18वीं। ठीक है। और उस 18वीं में भी सेम ही है एक तरीके से। देखो, जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है वो उदयपुर में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी उदयपुर में, यहाँ पे 12 में, और यहाँ पे बीकानेर में। और परसेंटेज भी करीब करीब सेम ही है। देखो, ये भी 37.05 है, ये 56.55 है, ये 6.40 है। तो मतलब ये ऊपर वाला याद रख लेना, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। और बाकी सेम ही है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। चलो अब देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्यों, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया की बात कर लेते हैं। देखो, तो ये है, सबसे ज्यादा आता है उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये आ रहे एरिया के मामले में। ठीक है। और ये वाले जो है, ये है परसेंटेज के, यानी स्टेट के कितने परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट है। और ये है मिनिमम एरिया के मामले में है ये भी, और ये है मिनिमम परसेंटेज के मामले में। चलो, तो सबसे ज्यादा है उदयपुर में कितना, 2766 याद रखना है। अलवर में, फिर उसके बाद प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। उसी तरीके से चूरू में सबसे कम है, कितना है, 62.73, ये भी याद रखना है। तो इसकी ट्रिक याद करने के लिए, ट्रिक है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऐसे याद रख लो। उदय, आलू, प्रताप को चित्त कर दिया। कहाँ पे चित्त किया, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में। इसे याद हो जाएगा कि ये फॉरेस्ट की ट्रिक है। तो उदय ने किसको, उदय ने आलू प्रताप को चित्त कर दिए। उदय से आ जाएगा उदयपुर, आलू से आ जाएगा अलवर,
प्रताप से प्रतापगढ़, चित्त से चित्तौड़गढ़, और फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और सबसे कम तो वैसे बस ये चूरू चूरू वाला याद रख लेना, और एरिया में भी याद रख लेना 72.73 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज। अब ये परसेंटेज के बारे में बात कर लो, तो इसको याद कर लो। देखो यूपी, इसको ऐसे ट्रिक याद करना, यूपी सर का रोला, यूपी सर का रोला है, या यूपी सर का रोला, यू से आ जाएगा उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, सर से सिरोही, और का रोला से आ जाएगा करौली, ठीक है। तो उदयपुर कितना है 23.60%, ये वाला याद कर लेना। और सबसे कम बात करें चूरू, चूरू में कितना है 0.45%, ठीक है। इतना याद कर लेना। और यहाँ पे ये उदयपुर का एरिया याद कर लेना, और बाकी ऑर्डर में ये याद होने चाहिए, उदयपुर के बाद अलवर के बाद प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। और सबसे कम में सिर्फ चूरू याद करना, यहाँ पे भी ऑर्डर में याद कर लेना, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही आ जाएगी, सिरोही के बाद में करौली, और परसेंटेज सिर्फ उदयपुर वाले की याद करना। चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता ही दिया मैंने। ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 1987 से रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। हर 2 साल में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISFR, ठीक है। और ये जो है 2023 वाली, ये 18वीं बाई एनियल असेसमेंट है ऑफ इंडिया फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है फॉरेस्ट की। तो सीकर में सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। एरिया कितनी 19.14 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। बाड़मेर में 19, अलवर में 16.34, और उदयपुर में 12.46। उदयपुर में कितना है 12.46, ठीक है। 12 की, और सबसे कम जिसमें घटा है तो भैया 12 में सबसे 33.29 स्क्वायर किलोमीटर घट गया, प्रतापगढ़ में 30.79 स्क्वायर किलोमीटर घट गया, और अजमेर में 18.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो हाईएस्ट ग्रोथ की बात करें तो ये सिक्कर वाला याद रख लेना, और इधर सबसे ज्यादा घटा है वो 12 से याद कर लेना, ये दो तो याद कर ही लेना। सिक्कर में कितना 19.14, और 12 में कितना 33.24 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सिक्कर 12। चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ से अपना मेन जो चैप्टर है वो शुरू हो जाता है। तो देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर वीसी मिश्रा, उन्होंने बोला कि जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है राजस्थान का, वो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। ड्राई, इंडिजीनियस, टिक फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। तो ये बस इतना याद रखना कि डॉक्टर वीसी मिश्रा ने 7 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, 7 पार्ट में। और बाकी ये सब याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, याद रखना है ये कि राजस्थान का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ना, वो तीन टाइप से में है, और वो कौन कौन सा है, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये वाले याद रखना जरूरी है। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है अपना ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट की बात करें तो ये देखो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट, ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स। मतलब कि जैसे ये हमारा अगर राजस्थान है, यहाँ से अगर अरावली वगैरह निकलते हैं, तो ये पूरे एरिया में क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, जहाँ पे डेजर्ट, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ओके, अभी इसमें ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे सब आ जाएंगे, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़ोतरा, फड़ौदी, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, यही एरिया है पूरा, ये वाला एरिया है। तो अब अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट तो याद करने की जरूरत है नहीं, समझ जाना एरिड और सेमी एरिड रीजन वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। हैव वेरी स्मॉल ट्रीज। देखो पानी की यहाँ पे कमी है, क्या है, वाटर की क्या है यहाँ पे शॉर्टेज है, ठीक है। अब पानी की कमी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये पेड़ जो है वो ज्यादा ऊंचाई में तो ग्रो कर नहीं पाएंगे, छोटे छोटे पेड़ रहेंगे, छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल साइज के ट्रीज हैं, और उसमें क्या होते हैं, श्रब। श्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ हो गए, कांटे हो गए, कांटे वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे, जिनको बोलते हैं थॉर्न्स। तो ये डेजर्ट में तो वही कांटे ही मिलेंगे ज्यादातर, है ना। दीज फॉरेस्ट टाइप्स आर 3.76% ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मैंने आपको बताया था कितना है, 32,000। वैसे तो देखो एग्जैक्ट अगर नंबर पूछे तो वो आता है 32,921 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये वाला याद रखना, जो कि है 9.60% की। तो इसमें से जो है 3.76% कौन से है, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। इसमें ट्रीज कौन कौन से आते हैं, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, खेर, थोर,
इसको इसी फ्लो में याद करना, खेजड़ी रोहिड़ा बेर केर थोर, खेजड़ी रोहिड़ा बेर केर थोर। और श्रब्स की बात करें, श्रब्स होती है झाड़ियाँ, तो ये है फोग आकड़ा केर लाना अरना झाड़ बेर। ठीक है, इसी फ्लो में याद करना, फोग आकड़ा के लाना अरना झाड़ बेर, फोग आकड़ा के लाना अरना झाड़ बेर। और ग्रास तो भैया सेवन और धामन दो ही ग्रास पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल थोरनी वाले फॉरेस्ट है, इन सब में ये तो पेड़ पाए जाते हैं, ये झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये घास पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, पेज 8 हो गया थोरनी वाला। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये जो है ये 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल आती है ना, उस एरिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से एरिया में पाए जाएंगे, तो इनको याद करने की ट्रिक सिर्फ इतनी ही याद रखना कि एक तो ये सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं, ये लिख रखा सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है इस तरीके से। तो सेंट्रल रीजन में, साउदर्न रीजन में और साउथ ईस्टर्न रीजन में, मतलब कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन में ये नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ यहाँ में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पे। चलो, तो ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड। अब इनको भी है ना फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले ड्राई टीक फॉरेस्ट, टीक का मतलब होता है सांगवान, टीक को क्या बोलते हैं, सांगवान। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मॉनसून और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का मतलब होता है जो चौड़ी पत्तियों वाले फॉरेस्ट है, और मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ड्राई टीक फॉरेस्ट को। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड, ये 75 से 110 सेंटीमीटर की रेनफॉल में पाए जाते हैं, 75 से 110 सेंटीमीटर की रेनफॉल में। सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सालुम्बर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, मतलब कि कुल मिला के ये मेवाड़ और वगड़ वाले रीजन में पाए जाते हैं। मेवाड़ और वगड़ वाला रीजन दोनों का मिला के जो है उसमें पाया जाता है। मेवाड़ में आ गया भैया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सालुम्बर, एक राजसमंद नहीं है, और वगड़ में आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नहीं है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट ये 7% है, और ये जो है 250 से 450 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। ये जो हाइट है ये मीन सी लेवल से काउंट होती है, ध्यान रखना। कहाँ से होती है, मीन सी लेवल से। चलो, अब आ जाते हैं सलार फॉरेस्ट। ठीक है, किस किसने सलार मूवी देखी है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिली एरियाज। अब देखो ये थे 250 से 450, तो ये ऑब्वियस ही बात है ये 450 मीटर से ऊंची हाइट पे पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये थे 75 से 110। अब ये भैया 110 सेंटीमीटर तो राजस्थान की हाईएस्ट रेनफॉल ही है, इस ये तो मतलब कि हाईएस्ट में आती है, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब ये कम में आएगा, तो ये किस में 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल में पाए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलवर, खेरथल तिजारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सालुम्बर, सिरोही, अजमेर और ब्यावर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक की बात करें तो सलार, एस से आ जाएगा अपना सिरोही, ए से आ जाएगा अलवर, अलवर आ गया तो खैरथल तिजारा भी आ जाएगा, और ए से आ जाएगा अजमेर, अजमेर आ जाएगा तो ब्यावर भी आ जाएगा। और कौन कौन से हो गए, चित्तौड़गढ़ बच रहा है, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर बच रहा है, और सालुमर बच रहा है। ठीक है, तो मेवाड़ वाला रीजन जो है, मेवाड़ वाला रीजन वो तो पूरा आ जाएगा, मतलब कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सालुमर आ गया। और बाकी बात करें तो एस से आ जाएगा सिरोही, और सिरोही आ गया। और ए से आ जाएगा अलवर, अलवर आ गया तो अलवर के पास वाला खेरथल तिजारा मत भूलना। ए से आ गया अजमेर, अजमेर आ गया तो पास वाला ब्यावर मत भूलना। ठीक है, तो अलवर हो गया, खेरथल तिजारा सब आ गए, और साथ में मेवाड़ भी है। ऐसे याद रख लो, देखो सलार है ना, SALAR, आर देखो लास्ट में आर आता है, मेवाड़ के अंदर भी आता है लास्ट में आर। तो मेवाड़ को ऐसे ही तो लिखते हैं MEWAR, तो ये आर आ रहा, तो इससे आर से तो याद रखना मेवाड़। ठीक है, एस से सिरोही, ए से अलवर खेरतल तिजारा, ए से अजमेर ब्यावर, और एल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रीज है ना, वो जो पेड़ जो पाए जाते हैं, एक है सलार, एक धोक, एक कथीरा और एक है दावड़। ठीक है, तो देखो सलार जो है, इसको एक ट्रिक ऐसे याद रखो, देखो सलार कितना भी बड़ा दाऊद क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दाऊद क्यों ना हो, लेकिन धोख खाती रहे, तो खाता ही रहना पड़ेगा भाई बटों के सामने, है ना। सलार कितना भी बड़ा दाऊद क्यों ना हो, दो खाती रहे, तो इस ट्रिक से याद कर लेना। सलार ट्री जो है गोंद का बहुत अच्छा सोर्स है, ये काफी बार पूछा भी गया एग्जाम में, किस कौन सा ट्री जो है वो सबसे गुड सोर्स है गोंद का, तो है सलार। इसकी जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है, वो बॉक्स को पैकेज करने में भी काम आती है। इस टाइप के बॉक्स बनते हैं, इस टाइप के,
अच्छा, वो पबजी में जो क्रेट बनती है ना, वो क्रेट जो किल करने के बाद में जो क्रेट सी बन जाती है, उस टाइप की सी बॉक्सेस बनते हैं जो पैक करने में काम आते हैं। चलो, तो अपन ने दो देख लिए। एक तो देख लिया ड्राई टीक फॉरेस्ट, एक सलारा। अब आ जाते हैं बम्बू। अब देखो, बम्बू फॉरेस्ट की बात करें, दे हैव बीन नेम्ड बम्बू फॉरेस्ट ड्यू टू अबंडेंस ऑफ बम्बू। यहाँ पे सबसे ज्यादा बम्बू की लकड़ी पाई जाती है, इसलिए अब देखो, ये जो है अबंडेंट रेनफेड एरिया में एक्सपेंडेड है। ओबेसी बात है, बम्बू के पेड़ देखो ऊंचाई में रहते हैं। ज्यादातर जो भी पेड़ ऊंचे रहते हैं ना, उनको हाई मॉइस्चर वाला एरिया चाहिए। हाई मॉइस्चर एरिया में पाए जाते हैं। हाई मॉइस्चर कहाँ एरिया, कौन सा एरिया होगा जहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, तो ये रेनफॉल ज्यादा मांगते हैं। ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर एक्सपेंडेड इन द अबंडेंट रेनफेड एरिया। ठीक है, तो बता दिया। बम्बू फॉरेस्ट आर मेनली, अब देखो बम्बू को याद रखना, बम बम BUM से याद रखना, बम बम बोल ले। बी से आ जाएगा बांसवाड़ा, यू से आ जाएगा उदयपुर, और एम से आ जाएगा माउंट आबू। तो ये तीन जगह ही पाया जाता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, और एम से माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर। ठीक है। चलो, अब इससे क्या क्या बनती है, देखो बम्बू से हमारे पहले जो प्राचीन जो लोग होते थे, एंशियंट लोग, क्या बनाते थे, रूफ बनाते। आज के ज़माने में बनाते हैं रूफ, मतलब छत बनाते थे, और बास्केट मतलब टोकरे भी बनाते थे, और कोट्स भी बनाते थे। ठीक है। चलो, अब धोक वाले फॉरेस्ट देख लेते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ धोक आर फाउंड इन अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बहुत ही लार्ज एरिया में पाए जाते हैं। पता है अपने को कितने लार्ज एरिया में पाए जाते हैं, 58.11%। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन बार पूछ लिया एग्जाम में, तो इसको याद रखना भूल मत जाना। ठीक है। तो देखो, धोक को ऐसे याद रख लो, हमारे राजस्थान में धोक खाना एक, धोक जो खाते हैं ना, वो क्या है, एक प्रथा है जो कि चलती आ रही है, और मतलब कि पूरे राजस्थान में फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा फैली हुई है, ऐसे याद रखो। तो सबसे, और ये धोक वाले फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, कितने, 58.11। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन राजस्थान में देख लिया। दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड, ये जो है 240 से 260 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। और ये जो है कहाँ पे, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, खेतल, तिजारा, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, सालूपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इन सब एरियाज में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक है। तो इस सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाते हैं, obvious सी बात है भाई, है ना। तो इसको ध्यान रखना, मेवाड़ में पाए जाते हैं। तो मेवाड़ में क्या क्या आ जाएगा, उदयपुर है इसमें। मेवाड़ में क्या क्या आ जाएगा, उदयपुर, उदयपुर आ गया, यहाँ पे सालुम्बर आ गया, यहाँ पे राजसमंद आ गया, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ गया। तो मेवाड़ वाला पूरा एरिया आ गया। साथ में आ जाएगा हड़ौती वाला। हड़ौती में क्या क्या है देखो, हड़ौती में आ जाएगा कोटा, बूंदी आ जाएगा, और कोटा, बूंदी, कुछ कुछ सवाई माधोपुर भी इसमें आ सकता है, पर कोटा बूंदी से याद कर लेना। और दूसरा, फिर उसके बाद में आ जाएगा धुंधाड़ वाला एरिया। धुंधाड़ में क्या क्या आ जाएगा, धुंधाड़ में आ जाएगा जयपुर वाला एरिया, और कुछ हद तक सवाई माधोपुर भी आ जाता है। और इसमें क्या नहीं है, टोंक वाला एरिया नहीं है, डोसार टोंक नहीं है। ठीक है। और हमारा अलवर, खेरथल, तिजारा, अजमेर, ब्यावर भी रह गया। तो इसमें मतलब सभी ही आ जाएंगे, मोस्टली सारे ही आ जाएंगे। मेवाड़ भी आ जाएगा, हड़ौती भी आ जाएगा, धुपदाड़ भी आ जाएगा, अजमेर भी आ जाएगा। अजमेर को याद रख लो, मेरवाड़ा वाला रीजन, इसमें अजमेर, ब्यावर भी आ जाएगा। ठीक है। और कौन सा रह गया, अहीरवाटी वाला रीजन आ जाएगा। अहीरवाटी मतलब वही अलवर और खेरथल जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट ऑफ प्लस या ढक की। एक सेकेंड। तो अपन थे फॉरेस्ट ऑफ धोक पे, है ना। तो धोक वाले के बारे में हमने देखा था कि हमारे राजस्थान में धोक वाले का एक आम प्रथा है जो चलती आ रही है। तो ये सबसे ज्यादा रीजन में ये पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना धोक वगैरह खाना। तो ऐसे मान लो कि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कौन कौन से एरिया में, तो ये सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाएंगे। तो ये मेवाड़ में भी है, ये हड़ौती में भी है, ये धुंधाड़ में भी है, ये मेरवाड़ा में भी है, ये अहीरवाटी वाले रीजन में भी है। तो ये सब में आ गया। ठीक है। चलो, तो ये आ गया। और धोक की लकड़ी जो है ना, वो काफी स्ट्रोंग होती है, इज वेरी स्ट्रोंग। और इसको जब जलाते हैं ना, तो इससे बनता है कोयला।
क्या बनता है? कोयला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धोक की लकड़ी जो है वो उसको जलाने से कोयला बनता है, ये काफी बार पूछता भी है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ठीक। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट ऑफ पलाश, जिसको ढक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ढक भी बोलते हैं। अब ऐसे याद रख लो इसको, मतलब कि इसका जो साइंटिफिक नेम है ना ढक का, वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि हमारा दिल जो है वो धक धक कर रहा था, जिसको हमने पलाश से सही किया। किससे सही किया? पलाश से। और दिल धक धक क्यों कर रहा था वो तो सबको बताइए, ठीक है। धक इज, इसी को हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब फ्लेम कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे है मोनोस्पर्मा। अब देखो अपन स्पर्मा की ड्राइंग बनाते हैं तो किस तरीके का बनता है? कुछ इस तरीके का बनता है। ये इसकी टेल हो गई और ये इसका हेड हो गया। तो ये जो है ये एकदम फ्लेम की तरह नजर आ रहा है ना, एकदम फ्लेम की तरह इसकी ड्राइंग है। तो इसको ऐसे याद रख लो कि ये क्या है? ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, तो यहाँ से याद रखना। देखो फॉरेस्ट ऑफ पलाश, पलाश को हम बोलते हैं ढक, और ढक इसी का साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और स्पर्मा की ड्राइंग मतलब करते हैं तो एकदम फ्लेम की तरह नजर आता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। अब ये पाया जाता है अलवर, खीरथल, तिजारा, अजमेर, ब्यावर, सिरोही, उदयपुर, सालुमर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इन सब में पाया जाता है। लेकिन इसकी एक ट्रिक याद रखो, देखो एक ट्रिक बताता हूँ बढ़िया सी। कहाँ गया? चलो ट्रिक लिखो यहाँ पे। ट्रिक है, मेवाड़ ने मेवाड़ ने पाकिस्तान को धो डाला। ये ट्रिक है, मतलब कि मेवाड़ में तो आ जाएंगे कौन कौन से? उदयपुर, सालुम्बर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, चारों आ गए, ठीक है। पी से आ जाएगा हमारा, पी से आ जाएगा पाली। ए से आ जाएगा, ए से अजमेर आ जाएगा, ए से आ जाएगा अजमेर। अब ए से अजमेर आ गया तो इसके पास वाला ब्यावर भी लिख लेना, अजमेर आ गया तो ब्यावर भी आ जाएगा। के से आ जाएगा खेरथल तिजारा। अब खेरथल तिजारा आ गया, खेरथल तिजारा आ गया तो इसके पास वाला अलवर भी आ जाएगा, ठीक है। और एस बच गया तो एस से आ जाएगा सिरोही। आ गए सारे। अब ये जो हैं ये अबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं, इसको हटा देता हूँ ऊपर। ये जो है अबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं कहाँ पे? इन द मिडल ऑफ द हिल्स, जहाँ पे प्लेट्यू सरफेस होती है ना, वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से? पलाश ढक वाले, ठीक है। और ये राजस्थान में 1.5% एरिया में पाए जाते हैं, और इनसे जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स बनती हैं और बाउल्स बनती हैं, यानी प्याली, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, डिस्पोजेबल प्लेट होती है, जब उनको अपन यूज कर लेते हैं ना एक बार, तो क्या करता है उनको इकट्ठा करके जला दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे फ्लेम से इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। पलाश डक को क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसी मोनोस्पर्मा से मैंने आपको बताया था ये फ्लेम वाला याद हो जाएगा। और फ्लेम करके किसको जलाते हैं? डिस्पोजेबल प्लेट को। तो इसी से क्या बनती है? डिस्पोजेबल प्लेट और बाउल्स, ठीक है। और इसको धो डालने की जगह ना यहाँ से ऐसे याद रख लेना, मेवाड़ ने पाकिस्तान को जला डाला। तो फ्लेम से जलाना से भी याद आ जाएगा, ये ट्रिक भी याद आ जाएगी इसी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। कौन से में? पेज नंबर 10। चलो फॉरेस्ट ऑफ खेर वाले देख लेते हैं। तो खेर वाले का जो साइंटिफिक नेम है वो है असेसिया कटेचू। क्या है? असेसिया कटेचू। ये जो इन फॉरेस्ट की एक्सटेंशन है वो साउदर्न प्लेट्यू में जाता है, ठीक है। साउदर्न प्लेट्यू में जाता है, जहाँ पे झालावाड़, कोटा, टोंकी। तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ एक सिंपल सी, याद रखो। झटका ने, जो डॉक्टर झटका याद कर लेना, झटका ने क्या किया? एक सेकेंड। झटका ने क्या किया? यूपीएससी को क्लियर किया, यूपीएससी क्लियर किया। अगर नहीं करता तो उसकी क्या थी भाई? खैर ही थी। आज तो अपन घर वाले बोलते हैं ना यूपीएससी क्लियर करे नहीं तेरी खैर है, तो इस ट्रिक से याद कर लेना। तो देखो झटका, जे एच ए से आ जाएगा झालावाड़ हमारा, ठीक है। टी से आ जाएगा टोंक। के से आ जाएगा, के से कुछ भी नहीं, के से आ जाएगा कोटा, सॉरी के से आ जाएगा कोटा।
ए से आ जाएगा अलवर, और यू से आ जाएगा उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, और ये अपना उदयपुर वाला रीजन है। एस से आ जाएगा सालुम्बर, और सी से आ जाएगा चित्तौड़गढ़। आई थिंक प्रतापगढ़ नहीं है, इस पी को स्किप करके है ना सारा वो आ जाएगा। जे एच ए से झालावाड़, टी से टोंक, के से कोटा, ए से अलवर, यू से उदयपुर, एस से सालुम्बर और सी से चित्तौड़गढ़। ठीक है, ठीक, खत्म। ये राजस्थान के 3% एरिया में पाया जाता है खैर वाले, और इसी खैर से क्या बनती है, कट्ठा। और ये कट्ठा का अलग से ध्यान रखना है कि कट्ठा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो कट्ठा को सिंपल सी ट्रिक है, कोटा की जगह तो यहाँ पे है बूंदी, कोटा की जगह तो कर देना बूंदी में। ठीक है, यहाँ पे देखो बूंदी आ गया। और इसके वो जो खैर वाले जो ट्रीज थे ना, उसमें एक तो अलवर को हटा देना और एक टोंक को हटा देना, अलवर और टोंक को हटा देना इनमें से, बस बस इतना याद रखना है। तो देखो उदयपुर था उसमें, देखो यूपीएससी वाला था ना, यूपीएसई वाली, उसमें पी तो कुछ ट्रिक थी नहीं, तो उदयपुर भी था, सालुम्बर भी था, चित्तौड़गढ़ भी था। तो देखो यहाँ पे उदयपुर भी है, सालुम्बर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है। ठीक है, और कोटा था, कोटा की जगह बूंदी कर दिया, और अलवर और टोंक को हटा दिया, तो बच गया क्या, झालावाड़। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि उदयपुर, सालुम्बर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, इसी ट्रिक से याद कर लेना, कोटा की जगह बूंदी और अलवर टोंक, या फिर ऐसे याद रख लो कि कोटा अलवर टोंक को हटा दो और बूंदी को जोड़ दो। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो वैसे कर लेना। तो खैर वाले को एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। खैर वाले को ही हम असेसिया कटेचू बोलते हैं, और इनकी एक्सटेंशन ज्यादातर ये सदर्न प्लेटू में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी इसकी कि इसकी ट्रिक थी, झटका ने यूपीएससी क्लियर किया, तो वहां से हमने ये याद कर लिए थे। और इसी खैर के पेड़ से कट्ठा बनाया जाता है, और ये जो कट्ठा है ये सब जगह पाया जाता है, सिर्फ कोटा की जगह तो बूंदी करना है और अलवर टोक को हटा देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बबूल और एशिया। अब बबूल एशिया की बात करें तो इसकी ट्रिक देख लो। सबसे पहले तो ट्रिक है, बबूल है ना, BABO, तो ये इसको याद रखना, बाबूजी, बाबूजी के लिए 9 लीटर, NAU लीटर जल लाओ, जल लाओ। ठीक है, क्योंकि बबूल से शुरू आ रहा है तो बाबू से याद रखना, तो बाबूजी के लिए 9 लीटर जल लाओ। तो देखो बी से क्या आ जाएगा, बीकानेर, बी से आ गया बीकानेर, ए से आ जाएगा क्या, अलवर, फिर वापस बी आ गया तो भरतपुर, अब भरतपुर आ गया तो आसपास का डीग वाला भी आ जाएगा। यू से आ गया क्या, यू से तो कुछ है नहीं, आई थिंक सो, यू का छोड़ो, फिर BABU, फिर उसके बाद में जी से आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर तो है इसमें, हाँ। फिर उसके बाद में NAU से आ जाएगा नागौर, और जल से आ जाएगा जालोर। सब आ गए, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर, डीग। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट की, और इनके बारे में बात करें तो डेंसिटी इंक्रीजेज, जहाँ पे हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा ना वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो फॉरेस्ट है साउदर्न हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सिरोही, उदयपुर, सालुमर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। तो अपन ट्रिक की बात करें तो ट्रिक सिंपल सी है इसकी, ये मेवाड़, हड़ौती और सिरोही वाले रीजन्स में पाया जाता है। सिरोही अलग से इंक्लूड कर लेना इसमें। तो मेवाड़ में आ गया वही हमारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सालुम्बर, राजसमंद। ठीक है, चारों आ गए। और कोटा हड़ौती वाले में सिर्फ 2 ही है, एक है कोटा और एक है बारा। ठीक है, 2 ही हैं, कोटा और बारा, और एक है सिरोही। ठीक है, ये ध्यान रख लें। चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 2 पार्ट हमने देख लिया, ट्रॉपिकल थॉर्नी और ड्राई डेसिडुअस वाले। अब आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये अब्बू हिली रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे, अब्बू हिली एरिया ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ ये एक ही जगह पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ। ठीक है, ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पे। एवरग्रीन मतलब वो होते हैं जो पूरे साल भर हरे भरे हों, मतलब कि पूरे 12 मंथ कैसे हो, ग्रीन हो, उनको बोलते हैं एवरग्रीन, मतलब हमेशा जो हरे भरे हों। ठीक है, कभी भी चले जाओ यहाँ पे हरे भरे। और सेमी एवरग्रीन मतलब होता है 6 महीने हरे भरे हों, मतलब वही दोनों टाइप की वेजिटेशन मिलती है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की ट्री है ना वो ज़्यादा हाई है। क्यों,
क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये ग्रीन ही रहते हैं, हरे भरे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। चलो ये बता ही दिए। चलो अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन राजस्थान। अब ये कुछ चीजें हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है वैसे तो। चलो देखते हैं। सबसे पहले टिम्बर, ये सांगवान की लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? सांगवान की लकड़ी से बनता है। ठीक है। ये और सांगवान हो गया, सलार हो गया, धोकड़ा हो गया, शीशम हो गया, असेसिया हो गया, इन सब की लकड़ियों से बनता है। ये राजस्थान में किस किस चीजों में काम आते हैं? एक तो फर्नीचर बनाने में काम आते हैं और कुछ अदर यूजेज भी होते हैं। अदर यूजेज क्या क्या होते हैं देखो, लिख लो। ये इसमें नहीं है शायद, मैं अलग से लिखा देता हूँ। एक तो रेलवे के कोचेज बनाने में काम आता है। पहले आता था, मतलब आज के टाइम पे तो नहीं आता खैर। रेलवे के कोचेज में काम आता था, और जहाज वगैरह बनाने में काम आता था, शिप्स में काम आता था, और फर्नीचर तो लिखा हुआ है ही। ठीक है। 12% जो है स्टेट का फॉरेस्ट जो है वो टीक है, और 6% कैसे है? सलार है। ठीक है। राजस्थान में जो 12% जो है वो टीक, टीक का मतलब सांगवान के फॉरेस्ट है, और 6% जो है वो सलार के पेड़। मतलब कि ऐसे समझ लो कि राजस्थान में जितने भी जंगल है ना, उसमें 12% जो है वो सांगवान के पेड़ है, और 6% जो है वो सलार के पेड़ है। ठीक है। हर साल लगभग 28 लाख फीट लकड़ी यूज होती है, मतलब कि प्रोड्यूस होती है, ऐसे याद रख लो। और जो शीशम है, शीशम को हम बोलते हैं इंडियन रोजवुड। ये जो वुड है प्रीडोमिनेंटली अवेलेबल इन द एरिया ऑफ गंगानगर। ठीक है। श्री गंगानगर वाले एरिया में शीशम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सांगवान जो है, जिसको हम टीक बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सालुमर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मेवाड़ और हड़ौती वाले रीजन्स में जो है सांगवान पाया जाता है। मेवाड़ प्लस हड़ौती, इस रीजन में क्या पाया जाता है? टीक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सांगवान। और जो ये जो है शीशम, ये पाया जाता है श्री गंगानगर में। तो एस से शीशम और एस से श्री गंगानगर। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं तेंदू लीफ। ये जो तेंदू लीफ है ना, ये वही तेंदू लीफ है जिससे हमें बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी जो पत्ता आता है ना तेंदू का, ये इज यूज टू मेक बीड़ी, इससे बीड़ी बनाई जाती है। और तेंदू के जो पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। इन इन जगह में पाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से हड़ौती और कुछ हद तक मेवाड़ वाला रीजन आ गया। हड़ौती वाले में ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ गया 12 को छोड़ के, और जो मेवाड़ का जो मेन रीजन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, वो आ गया। ठीक है। अब बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? अब जरूरी नहीं है भाई, देखो जहाँ पे ये बनते हैं जरूरी नहीं है कि बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वहीं पे ही हो। मतलब कि जहाँ पे तेंदू लोग सबसे ज्यादा तेंदू के पेड़ पाए जाए, जरूरी नहीं है वहीं पे। क्यों? क्योंकि ये मेन सिटियों सिटीज में ज्यादातर जो इंडस्ट्री है इनकी वो बनाई जाती है। मेन सिटी या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कुल मिला के इनको। तो एक मेन मेन सिटी देखो, एक तो जैसे जयपुर हो गई, जयपुर में है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। एक अजमेर में है। फिर कोटा हो गई, देखो कोटा में तो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तैयारी करने वाले, तो उनको स्ट्रेस होता है, तो भैया बीड़ी वगैरह तो चाहिए उनको। ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भैया मतलब ऐसे मान लो ट्राइब्स वगैरह रहती है, तो ट्राइब्स तो आपको पता ही है, पुराने जमाने के लोग बीड़ी वगैरह तो पीते ही हैं। और पाली को ऐसे याद रख लो कि सब लोग जेब में बीड़ी का मंडल पाल के रखते हैं, मतलब कि रखते ही है। और टोंक, कोई बीड़ी पीता है तो कोई ना कोई टोंक ही देता है हमारे को। ठीक है। और झालावाड़ को ऐसे याद रखो, जब भी हमें झाल आती है, झाल मतलब कि गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं? एक दो बीड़ी मार लेते हैं। तो इस तरीके से सारी ट्रिक्स याद कर लेना। और जयपुर, अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा तो क्या है? मेजर है ही, मतलब मेन सिटी। चलो वुड एंड कोल की बात कर लेते हैं फ्यूल के लिए। अब जो धोकड़ा है ना, धोकड़ा मोस्ट कॉमनली जो है ये तो फायरवुड में यूज होगा, मतलब जला आग जलाने में। देखो जैसे ये इमेज देखो। ठीक है। और इसी धोकड़ा से कोल कोयला बनाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। धोकड़ा से क्या बनता है? धोकड़ा को जला के कोल बनाया जाता है। कोल मतलब कोयला। और इसी कोयले से क्या हम आग वगैरह जलाते हैं, या फिर खाना वगैरह जो भी है हमारे शादियों में बनाते हैं ना खाना, इस कोयले पे ही। अब जो ट्री, जो पेड़ जैसे केर, केकड़, असेसिया, फोना, खेजड़ा,
ये जो है ये लोकल पीपल द्वारा यूज किया जाता है फॉर फ्यूल, फ्यूल बनाने के लिए। तो देखो वुड और कोल जो है, धोकड़ा जो है, धोकड़ा की जो लकड़ी है उनको जलाते हैं तो बनता है कोयला, ये तो हमने देख लिया। और ये जो केर, केकड़, असेसिया, फोना और खेजड़े वाले जो पेड़ हैं, इन्हीं से फ्यूल बनाया जाता है लोकल लोगों द्वारा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं बम्बू। देखो बम्बू सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बम्बू को याद रखना, BUM से, बम बम बोल ले, है ना। बी से आ जाएगा बांसवाड़ा, U से उदयपुर, और यू से उदयपुर, और एम से माउंट आबू। तो इन्हीं रीजन पाया जाएगा, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही वाले के माउंट आबू रीजन से। मेनली तो यही है, बाकी अलग से याद करना चाहो तो कर लेना। ये जो है देखो बम्बू की लकड़ी का यूज कहाँ होगा, घर बनाने में होता है, फर्नीचर वगैरह में होता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम मतलब छोटे मोटे आइटम जैसे टोकरी वगैरह हो गई, और कुछ हो गए जो नॉर्मल जो शो पीस वाले आइटम्स हो गए, उन सब में, इन सब में यूज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रास। ग्रास के बारे में ध्यान रखो। तो ये सब चीजें तो हो गई। अब ग्रास जो है, वैरायटी ऑफ ग्रास ग्रोज नेचुरली इन द स्टेट। ठीक है, हमारी स्टेट में वैरायटी में पाई जाती है ग्रास भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुश्क ग्रास, सॉरी खुश्क ग्रास के बारे में। देखो ये जो ग्रास में फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है अच्छी पंजेंट स्मेल या गुड स्मेल, यानी सुगंधीदार खुशबू रहती है इसके अंदर, और इससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसे हनी कोम्ब बनते हैं। ये हनी कोम्ब कंगे नहीं है, ये हनी कोम्ब है, कुल्लर वाले जो घास होती है ना, कुल्लर में जो घास लगती है वो वाले हनी कोम्ब, इनको हनी कोम्ब पैड बोलते हैं। ठीक है, और जिनसे कमरा ठंडा होता है। तो वो जो हनी कोम्ब बनते हैं इसी खुश ग्रास से बनते हैं। ठीक है, इट इज स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन भरतपुर रीजन, डीग, सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनती है। ठीक है, अब देखो हनी, ये खुश है, खुश से याद रखना, हमें क्या है, एकदम खुश हो रहे हैं। खुश कहाँ के लोग होते हैं, भारत के लोग, तो भरतपुर याद कर लेना। डीग, डीग को कैसे याद रखोगे, हम्म, सवाई को ऐसे याद रख लो कि भाई कोई भी व्यक्ति है उसको हम, सवाई का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा अगर किसी को हम वो देंगे, कुछ भी मान लो उसको टाइटल देंगे एक से ज्यादा का, तो वो खुश हो जाता है एक तरीके से, यानी कि दूसरों से कुछ ज्यादा बताएंगे तो खुश हो जाते हैं जनरली। और टोंक, टोंक याद कर लेना ट्रिक अपने हिसाब से। ये तो हो ही गई। ग्रास तो देख ही ली थी, खुश वाली है ना। अब बात कर लेते हैं गोंद, कट्ठा और लाख। लाख से चूड़ियां बनती हैं। गोंद हमने देखा ही था, गोंद किस किस से बनता है, खेजड़ी से भी बनता है, ढक से भी बनता है, नीम से भी, पीपल से भी, और मेनली सलार से भी बनता है, सलार के पेड़ से। ये तो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, गोंद जो है स्टेट से एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में या फिर बाहर देश, फॉरेन में भी। चोटन बाड़मेर इज द स्टेट फेमस फॉर गोंद प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं पता थी कि गोंद सबसे ज्यादा, गोंद के लिए फेमस कौन सा है, चौहटन बाड़मेर वाला है। चौहटन बाड़मेर इज फेमस फॉर द गोंद प्रोडक्शन। ठीक है, कट्ठा जो है वो कहाँ पे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर में प्रोड्यूस होता है। कट्ठा मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका था ये बात तो, कि कट्ठा में मैंने आपको क्या बताया था कि वही कि कोटा की जगह बूंदी कर देना, और किस किस को हटा देना, सिरोही और टोंक, सिरोही और टोंक को हटा देना। ठीक है, खेर वाले में बताया था ना, खेर वाले पेड़ से कट्ठा बनता है, तो उसी चीज में ध्यान रखते हैं। ठीक, और राजस्थान प्रोड्यूसेज अबाउट 350 टन ऑफ कट एवरी ईयर। ठीक है,
350 टन कट्ठा बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राजस्थान द्वारा। ठीक है, अब मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर लेते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जो दवाई वाले जो पेड़ पौधे हैं। तो जोधपुर सेंटर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिटेक्टेड मोर देन 200 सच प्लांट्स विच आर पॉसिबल फॉर मेडिसिनल यूज। ठीक है, महुआ के बारे में बात कर लेते हैं। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सालुम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और ये जो द फ्रूट ऑब्टेन्ड इज यूज टू मेक ऑयल और वाइन। ठीक है, ये जो महुआ का पेड़ है ना भैया, जो ये महुआ से जो फ्रूट निकलता है उससे वाइन मतलब शराब बनाई जाती है और ऑयल मतलब तेल निकाला जाता है। और भील ट्राइब के जो लोग हैं वो इसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ये भी ध्यान रखना। तो देखो ये जो महुआ जो है ना, महुआ इससे निकलता है फ्रूट, और वो जो फ्रूट निकलता है इससे उससे बनती है एक तो वाइन यानी शराब बनती है, और क्या बनता है, ऑयल, ये निकाला जाता है। और इसको कंज्यूम किसके द्वारा मेनली किया जाता है, भील ट्राइब द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें। और भी जो मटेरियल जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं जैसे आंवला, केर, हनी, वैक्स, बेर और बहुत सारी रूट कल्टीवेशन भी होती है। तो इतना याद रखना। आई थिंक इस पीडीएफ में हो चुका है कंप्लीट। चलो दूसरी पीडीएफ एक्सपोर्ट करता हूँ। चलो तो करें शुरुआत। तो मेजर ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो खेजड़ी, खेजड़ी को क्या बोला जाता है भैया, कल्प ट्री ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कल्प ट्री ऑफ डेजर्ट। अदर नेम की बात करें खेजड़ी के तो वो है शमी, सबको पता है। और इसी को चोकड़ा भी बोला जाता है, चोकड़ा बोला जाता है सिंधी में। जाटी इसको बोला जाता है पंजाबी हरियाणवी लैंग्वेज में। बडवी इसको कन्नड़ में बोला जाता है। और पेमया इसको तमिल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो देखो दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो इसको सिंधी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सिंधी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है चोकड़ा, खेजड़ी को। ठीक है, और जाटी पंजाबी और हरियाणवी लैंग्वेज में इसको जाटी बोला जाता है। राजस्थान में भी हमारे यहाँ तो जाटी बोलते हैं भैया, सिक्कर में हम। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको जाटी बोला जाता है। और थोड़ी इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपसे। और बात करें कन्नड़ में इसको बडवी बोला जाता है, कन्नड़ में इसको बडवी बोला जाता है। और तमिल में इसको पेमया बोला जाता है, तमिल में इसको बोला जाता है पेमया। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत पूछता है, क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको तो ध्यान ही रखना, क्या है इसका साइंटिफिक नेम, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। द पोड्स ऑफ दिस आर कॉल्ड सांगड़ी। पोड्स का मतलब होता है, एक तरीके से आप याद रख लो, फ्रूट्स। इसके जो फ्रूट लगते हैं ना इस पेड़ के, उनको बोलता जाता है सांगरी। और इसी सांगरी से क्या बनते हैं, इसी से सब्जी भी बनाई जाती है। और इनकी जो लीव्स पत्तियां होती है उसको बोलते हैं लूम। खेजड़ी ट्री को स्टेट ट्री कब डिक्लेयर किया था, 31 अक्टूबर 1983 को। ध्यान रखना भाई, 31 अक्टूबर 1983 को इसको स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया था। अब बात कर लेते हैं ढक और प्लास की। तो ढक को मैंने आपको बताया था भाई, ढक तो मैंने आपको बताया था। ढक को साइंटिफिक नेम बताया था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और स्पर्मा से मैंने बताया था इसको क्या बोला जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि ये रेड और येलो कलर में होते हैं इसलिए। और फ्लेम कैसी होती है, फ्लेम भी रेड येलो ही होती है। अब बात कर लेते हैं महुआ। महुआ मैंने बताया था ये इसको क्या, इससे फ्रूट निकलता है। इससे फ्रूट जो आता है उससे ऑयल और वाइन बनाई जाती है। और उसको कंज्यूम कौन करता है, मोस्टली भील ट्राइब करती है। और इसी महुआ को कल्प ट्री भी बोला जाता है ट्राइबल्स का।
वैसे तो कल्प वृक्ष बोला जाता है किसको, खेजड़ी को, लेकिन अगर पूछे कल्प वृक्ष ट्राइबल्स का किसका बोला जाता है तो महुआ का। और इसी के फ्रूट को एक्सट्रैक्ट ऑयल और मेक इंडिजिनियस लिकर, ये बता चुका। और महुआ का साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, मधुका लोंगोफोलिया। क्या है, मधुका लोंगोफोलिया। रोइडा की बारे में बात करें, रोइडा जो है वो क्या है, स्टेट फ्लोवर है। क्या है, स्टेट फ्लोवर, जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टीक ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट का सांगवान, रेगिस्तान का सांगवान बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको मारवाड़ का भी टीक बोला जाता है, ध्यान रखना। और इसी को मरु शोभा भी बोलते हैं राजस्थान की, क्योंकि ये डेजर्ट में उगने वाला फ्लोवर है, तो भैया ऑब्वियस बात है डेजर्ट की शोभा बढ़ाएगा, इसलिए तो ये स्टेट फ्लोवर है। तो रोहेडा को स्टेट फ्लोवर कब डिक्लेयर किया गया था, 1983 में। 1983 में ही क्या किया गया था, स्टेट खेजड़ी को स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम बात करें, टेकेमेला उंडू लटा, ऐसे याद रखो। लटों में मतलब बालों में क्या करते हैं लड़कियां, फूल वगैरह लगाती है ना, तो उससे याद कर लेना, रोहिडा भी क्या है, फूल ही है। चलो अब बात कर लेते हैं मेजर प्लांट्स एंड बायो रिसोर्सेज। ठीक है, वही वही चीजें कंटिन्यूड हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं जट्रोफा सर्कस या रतन जोटा। देखो ये एक ऐसा प्लांट है जिससे बायोडीजल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बायोडीजल बनाने के लिए जो प्लांट है वो है जट्रोफा सर्कस, इसी को रतन जोटा भी बोलते हैं। वगड़ एरिया मतलब डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला एरिया, और 12 एरिया आर सिलेक्टेड फॉर इट्स प्लांटेशन। ठीक है, इसके प्लांटेशन के लिए इन 2 एरियाज को सिलेक्ट किया गया है। और स्टेट का पहला बायोफ्यूल प्लांट जो है वो कडलवास उदयपुर में सेटअप किया गया है। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि राजस्थान स्टेट का पहला जो बायोडीजल प्लांट है वो कहाँ सेटअप किया गया है, कडलवास उदयपुर में। दूसरा है जोजोबा होहोबा, ये जोजोबा होहोबा ये हमने इजराइल से लिया, नेटिव ब्रॉट फ्रॉम इजराइल टू राजस्थान। ठीक है, इजराइल से राजस्थान में लाया गया था। ये किस किस के मैन्युफैक्चर में काम आता है, देखो इससे एरोप्लेन का फ्यूल बनता है। ठीक है, एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो बनाया जाता है। ये कॉस्मेटिक्स में काम आता है, कॉस्मेटिक्स जानते हो ना, दवाई वगैरह में, रील्स में। इसके 2 फार्म्स हैं, एक तो है ढांड जयपुर में, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, एक है ढांड जयपुर या ढंड जयपुर, जो भी है प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, और एक है फतेहपुर सीकर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बम्बू। बम्बू ट्रीज जो है सिरोही बांसवाड़ा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी बम्बू की ट्री BUM से याद रखना, बांसवाड़ा उदयपुर और माउंट आबू सिरोही। धोकड़ा की बात करें, धोकड़ा भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। इसका धोकड़ा का साइंटिफिक नेम याद कर लेना, ये जो है अन्नोजिस पांडुला, इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, क्या है, अन्नोजिस पांडुला। और स्टेट में लगभग कितना परसेंट बताया था मैंने आपको पहले, 58.11%। ठीक है, 58.11%, ये 50 नहीं है, ये जो है 58.11% में पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट है। मैंने आपको धोख खाने से बताया था ना कि राजस्थान में धोख हर जगह धोख खाई जाती है, तो ये भी हर जगह पाया जाता है मोस्टली। और इसमें सब आ जाएंगे, इसमें मेवाड़ भी आ जाएगा, इसमें मेरवड़ा भी आ जाएगा, मारवाड़ को छोड़ के सब आ जाएगा इसमें। और इसी के अंदर मेरवड़ा आ गया, मेरवड़ा मतलब अजमेर ब्यावर वाला। फिर इसी के अंदर आ जाएगा हमारा हड़ौती, इसी के अंदर आ जाएगा वगड़, इसी के अंदर आ जाएगा अहिरवाटी वाला रीजन, इसी के अंदर आ जाएगा धुंधाड़ वाला रीजन, सब आ जाएंगे इसी के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। ठीक है, सेवन ग्रास भी हमने देखा था कि ये न्यूट्रिशियस ग्रास है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। जैसे हमारा राजस्थान है, तो ये मतलब कि नॉर्थ और फिर ऊपर से वेस्ट, मतलब कि इस एरिया में पाया जाता है, ऊपर वाले साइड में। ठीक है, जैसलमेर के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, सॉरी। तो जैसलमेर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जैसे ये राजस्थान है, ये वाला एरिया पूरा जैसलमेर का है यहाँ तक, तो इस एरिया में पाया जाता है। मेनली फाउंड इन द लाठी सीरीज एरिया। सेवन ग्रास कहाँ पाया जाता है, लाठी सीरीज एरिया जैसलमेर में पाया जाता है। और इसका जो निकनेम है वो है लीलो, लीलोन बोल दो या लीलो। अब बात कर लेते हैं धामन ग्रास के बारे में। देखो ग्रासेज पढ़ रहे हैं, जितनी भी हैं ये ग्रासेज है सारी। ठीक है, धामन ग्रास की बात करें तो ये भैया बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर में ग्रो होता है, और ये डायबिटीज एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो धामन ग्रास जो है ये डायबिटीज़ को एलिमिनेट करने में काफ़ी इफेक्टिव पाई जाती है। डाब ग्रास की बात करें तो डाब को दरबा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक ट्रॉपिकल ग्रास है, और ये सेक्रेड मटेरियल भी माना गया है इसको वैदिक स्क्रिप्चर्स में। तो बस इसको ये ध्यान रखना कि ये जो दाब ग्रास है, जिसको दरबा भी बोलते हैं, ये वैदिक हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे वेद है ना, इनमें इसको सेक्रेड यानी पवित्र माना गया है। बुर की बात करें,
बुर की बात करें तो ये एरोमेटिक ग्राउस है जो कि डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, मेनली बीकानेर में। इसकी सब स्पीसीज भी हैं जैसे ओलावेरी और सुगनी, ठीक है। करड की बात करें तो ये बेस्ट ग्रास है एनिमल्स के लिए, ठीक है, जानवरों के लिए बेस्ट ग्रास मानी जाती है। खुश ग्रास की बात करें तो देखो, खुश वाले में मैं आपको करा चुका कि खुश कहाँ कहाँ होंगे। ये खुश वाला आपको क्या क्या बताया था मैंने, खुश वाला कहाँ कहाँ बताया था। देखो एक तो सवाई माधोपुर बताया था, ये सबसे एक से ज्यादा अगर किसी को मान मतलब कि वो देंगे इम्पोर्टेंस तो खुश हो जाएगा जल्दी से। और डीग था एक, ठीक है। और भारत के लोग खुश होते हैं, भरतपुर भी बताया था। किसी को टोंक देते हैं ना आजकल चलते फिरते को, तो खुश हो जाते हैं, इस तरीके से याद कर लेना। तो ये सब कुछ रीजर्स गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में ही अब तो, ठीक है, सब आ गए। इसी खुश ग्रास से क्या क्या शरबत भी बनते हैं, परफ्यूम भी बनता है और एरोमेटिक ऑयल्स भी बनते हैं। ओके। अंजन ग्रास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पैरा एनियल, मतलब कि पूरी साल भर उगने वाली ग्रास है ये अंजन ग्रास, जो कि गाय और घोड़ों के लिए सूटेबल है। गाय और घोड़ों के लिए अंजन ग्रास सूटेबल है। और मोचिया ग्रास की बात करें तो ये ताल छप्पर रीजन में पाया जाता है, चूरू के ताल छप्पर रीजन में। चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह कानून वगैरह थे उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो था हंटिंग एक्ट, मतलब कि शिकार पे कंप्लीटली बैन था। तो ये हंटिंग एक्ट बताता है, टोंक स्टेट में था ये लागू 1901 में। तो 1901 में टोंक स्टेट में कौन सा एक्ट था, हंटिंग एक्ट, जो कि कंप्लीटली बैन था शिकार करना, मतलब उस टाइम पे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। 1910 में जोधपुर स्टेट में लागू था, मतलब कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन मतलब कि किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉ आया था ये 1910 में लागू हुआ था जोधपुर में। और हंटिंग एक्ट कहाँ हुआ था, टोंक में। और फॉरेस्ट एक्ट की बात करें तो ये 1935 में लागू हुआ था अलवर में। अलवर में फॉरेस्ट को एक तरीके से कंजर्वेशन करना ही था इसका भी मेन। और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ थे वो कोटा में लागू हुए थे। अब बात कर लीजिए तो थे 1947 से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। अब आ जाते हैं 1947 के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीटली बैन किया गया हंटिंग को कब, 1986 में। देख रहे हो, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। 1951 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये 1986 में जाके हंटिंग को कंप्लीटली बैन कर पाए, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जो है 1951 इज इन फोर्स बाय राजस्थान गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट। जो नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1951 वाला, वो राजस्थान में जो है लागू हुआ था 1953 में। देखो 1951 में वैसे तो इंडिया में लागू हो चुका था फोर्स, मतलब कि क्या होते हैं उसको, 1951 में इंडिया में लागू हो गया था नेशनल फॉरेस्ट एक्ट नाम से। किस नाम से, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट। बट राजस्थान में स्टेट भी भैया अपने अलग अलग नियम लेके आते हैं। तो राजस्थान इसको लेके आया था राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट नाम से। कब लाया था, 1953 में, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट। कब, ये 1951 में लागू हो गया था और राजस्थान में 1953 में लाया गया था, ठीक है। चलो, द न्यू राजस्थान फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 2014 वाला केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2004। द न्यू राजस्थान फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट, हाँ, इसको अमेंड किया गया था 2014 में, जो कि 4 मार्च 2004 से इफेक्ट में आया था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें 1980 वाला, इन फोर्स फ्रॉम 25 अक्टूबर 1980, ठीक है। और 1988 में इसको अमेंड किया गया, मतलब कि अमेंड का मतलब होता है इसको रेक्टिफाई किया गया। रेक्टिफाई का एक तरीके से याद रख लो, कुछ चेंजमेंट लाया गया, ठीक है। 1980 में आया था कौन सा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके बारे में बहुत पूछता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1980 में। और ये लागू कब हुआ था, इन्फोर्स्ड हुआ था 25 अक्टूबर 1980 में, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, ठीक है।
और फर्स्ट फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसी आई थी 18 फरवरी 2010 को, जिसका टारगेट था कि फॉरेस्ट को भैया 20% करना ही करना है राजस्थान के एरिया के। अभी कितना है 9.60, और इसका टारगेट था 20% तक लेके जाना है, लेकिन हुआ ही नहीं भाई, करप्शन वगैरह सब कुछ चलता है ना यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इश्यू फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ही पूरे देश का ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है, और फर्स्ट फॉर इन्वायरमेंट पॉलिसी कब लागू हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, तो ये हुई थी 18 फरवरी 2010 में। अगर ये डेट ना भी हो ना तो ये 2010 तो जरूर याद रखना। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 1986 में, ये याद रखना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, ये याद रखना। तो और बस ये सब ठीक है, और ये भी याद रखना कि राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट 1953 में आया था। ठीक, और राजस्थान का इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी 2010 में। और राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 वाली जो कि एम्स टू इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू 20% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, जिसका एम है कि फॉरेस्ट एरिया को हमें राजस्थान स्टेट का जो एरिया है उसका 20% करना है, जो कि 2023 में हर साल क्या होती है फॉरेस्ट पॉलिसीज आती हैं हर 5-7 साल में, ताकि वो एम करती हैं कि भाई कि हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से फॉरेस्ट को बढ़ाना है। तो कुल मिला के सबका यही रहता है। तो इस बार वाले का है 20% करना है। ये देख लिए थे। यहाँ पे ठीक है, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन एरिया आज के बारे में। टोटल 17 मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन एरिया एस्टेब्लिश किए गए और प्लांटेशन किया गया कितना 66,584.90 हेक्टेयर लैंड पे। ठीक है, इतना अचीव हो चुका है अब तक। और कितने मेडिसिनल प्लांट्स 17 मेडिसिनल प्लांट्स, 17 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिन पर्पज के लिए प्लांट किए गए थे। ठीक है, घर घर औषधि योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब आई थी 1 अगस्त 2021 को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और कौन इसमें जो है 4 पौधों को सिलेक्ट किया गया, एक तो तुलसी, घिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। और हर जो पौधे हैं ये 2-2 करके बांटे गए थे, जैसे 2 तुलसी के, 2 घिलोय के, 2 अश्वगंधा के और 2 कालमेघ के। तो टोटल मतलब 8 प्लांट्स हर घर घर बांटे गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैमिली। ठीक है, तो इसका काम वही था, मतलब घर घर औषधि को बचाना। लोग अपने घर में ही ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, इन सब मतलब मेन मोटिव यही था। लव कुश वाटिका की बात करें तो ये इको टूरिज्म को प्रमोट करना था, मतलब कि भैया भाई एक तरीके से गार्डन मान लो, गार्डन वगैरह बनाएंगे अच्छे लेवल का, तो ओबवियसली बात है भैया स्टेट में ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से आएगा सिटीज में, और टूरिज्म बढ़ेगा, लोग वहाँ पे आएंगे, घूमने जाएंगे। तो यही मेन था। तो ऐसा था कि हर एक लव कुश वाटिका जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, जिसका बजट था 2 करोड़ रुपए का, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ रुपए लगा के एक लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, वॉकिंग ट्रैक, वाटर बॉडीज, बर्ड वाचिंग, ये सब अवेलेबल कराए जाएंगे। तो कुल मिला के इको टूरिज्म को प्रमोट करना था। वन धन योजना की बात करें तो ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब था कि ये उन लोगों के लिए थी जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, उनकी जो भी इनकम का सोर्स था जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जाएंगे, कटाई वगैरह करेंगे और वहाँ से जो भी सामान आएगा उसको बेचेंगे, तो उनकी डिपेंडेंसी को कम करना था। तो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ दोज पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था कि वो फॉरेस्ट को जाके ना काटें। ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट को जाके खोदते थे, खुदाई वगैरह करते थे। ठीक है, ताकि वाइल्ड लाइफ को कुल मिला के प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब जो फॉरेस्ट के पास रहेंगे, जो भी लोग वन के पास रहने वाले लोग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट में जाके इलीगल वो करते हैं, इलीगल तरीके से पेड़ों को काटते हैं, इलीगल तरीके से खुदाई करते हैं, तो ये सब करते हैं। तो अगर उनको हम एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दें, बाहर की साइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दें, तो फॉरेस्ट में जाके क्यों करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो अब बात कर लेते स्टेट का फॉरेस्ट एक्शन प्लान, जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ था और 20 साल के पीरियड के लिए लागू हुआ था, मतलब कि 2016 तक के लिए। अब तो खैर ये बंद हो गया।
अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए थे। सेकंड, ये देख लिया था, हाँ ये देख लिया था शायद, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है चलो, को तो कुछ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट है, ये सब तो देख ही लिए थे। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। देखो डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि डेजर्ट जो है वो भैया फैल रहा है। देखो ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे पूरे एरिया में डेजर्ट है और ये बीच में क्या है, अरावली। अरावली क्या करिए, डेजर्ट को यहाँ बढ़ने से रोक रही है कुल मिला के, लेकिन ये अभी भी ओल्ड स्टेज पे अपनी, ठीक है, धीरे धीरे ये भी नष्ट होते जा रहे हैं। अगर ये नष्ट हो गए तो भैया डेजर्ट पूरे फैल जाएगा, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में फैलना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से डेजर्ट को फिर से मतलब कि फॉरेस्ट बनाने का एक प्रोग्राम है। एफोरेस्टेशन मतलब यहाँ पे भैया खूब पेड़ पौधे वगैरह उगाए जाएंगे ताकि क्या हो, डेजर्ट को रोका जा सके। तो ये 1977 में स्टार्ट हुआ था, 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जिसमें सेंटर और स्टेट का शेयर रेशियो है, यानी 75% तो है जो मनी जो है वो सेंटर स्पेंड करेगा और 25% स्टेट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1977 में हुआ था और 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, बस इतना ही ध्यान रहे। और फिर उसके बाद में आते हैं अरावली का प्लांटेशन प्रोजेक्ट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अरावली प्लांटेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो है 1992 से 2000 के बीच में हुआ था। ये जापान की गवर्नमेंट से कोलेब्रेशन में हुआ था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही था एफोरेस्टेशन, मतलब कि फॉरेस्ट को और बढ़ावा देना और बढ़ाना कैसे भी, जैसे पेड़ पौधे वगैरह लगाना और ये सब। ग्रीन राजस्थान स्कीम, ठीक है, तो इसका मेन मकसद था कि अरावली को और प्लांटेशन वगैरह किया जाए ताकि क्या हो उसका और बढ़ा सके, अरावली जो नष्ट होता जा रहा है उसको रोक सके। ग्रीन राजस्थान स्कीम, इसमें राजस्थान को हरा भरा करना था, 2009 में शुरू हुई थी। मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज विद पब्लिक सपोर्ट। नरेगा स्कीम जो है, इसी स्कीम को यूज किया गया था। कैसे, नरेगा के थ्रू क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है रूरल्स को, है ना। तो उसी एम्प्लॉयमेंट में क्या करता था, लोगों को बुलाते थे और उनसे प्लांटेशन कराते थे, मतलब पेड़ पौधे लगवाते थे, जिससे राजस्थान ग्रीन राजस्थान स्कीम के अंडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वाज कैरिड इन 15 नॉन अरावली एंड नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें अरावली ना हो और 15 ऐसे जिसमें डेजर्ट ना हो, इन कोलेग्रेशन विद JICA जापान, 1995 से 2002 के बीच में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही भैया, प्लांटेशन करना, डेजर्ट को एक्सटेंशन को रोकना, डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना, यही सब है, सब में यही कुछ है भाई, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम इसमें भी कैरिड आउट फॉरेस्ट 33 फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी फंक्शनिंग द स्टेट 9 जुलाई 2000 स्टेट लेवल कंस्टिट्यूटेड। गूगल कंजर्वेशन डेवलपमेंट लॉन्च बाय नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड न्यू दिल्ली, मैन सेटिंग अप 20 मेडिसिन प्लांट्स एट जोधपुर एंड बाड़मेर, आल्सो प्लांटेशन गूगल इन 7 डिस्ट्रिक्ट अजमेर, बाड़मेर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही, जालौर। इनको देख लेना एक बार, है ना। मेन तो यही है, एक तो ये डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, एक अरावली का प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ग्रीन राजस्थान स्कीम, यही सब है मेन। और ये राजस्थान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ध्यान रखने, जापान के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया था। कितना हो रह गया, एक सेकंड। अब ये जो बाकी बचा पूछा आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहना।